राघव अपनी योजनाओं में व्यस्त था कि तभी उसके फोन की स्क्रीन पर अनवर का नाम चमकने लगा। अनवर, जो राघव के पिता का सबसे पुराना और भरोसेमंद कानूनी सलाहकार था, लेकिन उसके पास शहर की हर छोटी बड़ी खबर भी रहती थी। अध्याय: अनवर की चेतावनी और राघव का जुनून। राघव ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी और सधी हुई आवाज आई। राघव बेटा, आखिर क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी है जो तुम अपनी पूरी पैतृक संपत्ति को अपने नाम करवाने के लिए इतनी जल्दी मचा रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि इस संपत्ति के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारियां और कितने दुश्मन जुड़े हुए हैं? अनवर की आवाज में चिंता और थोड़ी हैरानी थी। राघव ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अनवर चाचा, अब वक्त जिम्मेदारी समझने का नहीं, बल्कि विरासत को बचाने का है। मेरे पिता ने जिस साम्राज्य को खड़ा किया था, आज उसे दीमक की तरह कुछ लोग चाट रहे हैं। विजय ने गद्दारी की है और शेट्टी जैसे लोग अब मेरे दरवाजे तक आ चुके हैं। संपत्ति नहीं, ये युद्ध का फंड है। अनवर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने सुना है कि तुमने ब्लैक मार्केट से जुड़े कुछ लड़कों को अपने पास रखा है और तुम करोड़ों रुपए हार्डवेयर और हथियारों जैसे उपकरणों पर खर्च कर रहे हो। क्या तुम वाकई जानते हो कि तुम किस आग में हाथ डाल रहे हो? संपत्ति हस्तांतरण में समय लगता है, नियम होते हैं। राघव का स्वर कड़ा हो गया। नियम उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास समय हो चाचा। मेरे पास नहीं है। मुझे वो पैसा आज और इसी वक्त चाहिए। मुझे परवाह नहीं कि इसके लिए मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। अगर वो रोबोटिक तकनीक शेट्टी के हाथ लग गई तो ये शहर और मेरी संपत्ति बचाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। अनवर का समर्थन। राघव की दृढ़ता देखकर अनवर का लहजा थोड़ा नरम पड़ा। तुम्हारे पिता भी ऐसे ही जिद्दी थे। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं फाइलों को तेजी से आगे बढ़ाता हूं। शाम तक तुम्हारे पास उस फंड का एक्सेस होगा जिसे तुम्हारे पिता ने आपातकालीन स्थिति के लिए रखा था। लेकिन याद रखना राघव, पैसा तुम्हें हथियार तो दिला सकता है, पर जंग जीतने के लिए जिगर चाहिए। राघव ने फोन काटते हुए कहा, जिगर मेरे पास है चाचा, अब बस सही वक्त का इंतजार है। तैयारी का नया स्तर। अनवर से बात करने के बाद राघव ने विनय और तरुण की ओर मुड़कर देखा। पैसे की चिंता छोड़ दो, अनवर चाचा फंड्स रिलीज कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि उन रोबोट्स को धूल चटाने के लिए सबसे पावरफुल ईएमपी सिस्टम तैयार होने में कितना वक्त लगेगा? तरुण ने उत्साह के साथ कहा, सर, अगर फंड्स की कमी नहीं है तो हम इस पूरे वेयरहाउस को एक किल जोन में बदल सकते हैं। हम पोर्टेबल गन्स के साथ साथ एक ऐसा स्टैटिक फील्ड बनाएंगे कि अगर कोई रोबोट इस इलाके में कदम भी रखेगा तो उसका प्रोसेसर तुरंत पिघल जाएगा। राघव की आंखों में बदले की आग और जीतने का जुनून साफ दिख रहा था। उसे पता था कि विजय अभी शेट्टी के पास बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रहा होगा, लेकिन राघव अब उसे वो सरप्राइज देने वाला था जिसकी कल्पना विजय ने कभी नहीं की थी। आगे क्या होगा? राघव ने तुरंत वीरेंद्र को फोन मिलाया। वीरेंद्र वही शख्स था जो शहर के सबसे बड़े जूडो क्लब और सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र, सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर का संचालन कर रहा था। राघव जानता था कि मशीनों से लड़ने के लिए सिर्फ तकनीक काफी नहीं है, उसे ऐसे जांबाज इंसानों की जरूरत है जो मौत के सामने पलके न झपकाएं। अध्याय: फौलादी इरादे और वीरेंद्र की सेना। राघव ने फोन उठाते ही सीधा सवाल किया, वीरेंद्र, वो जूडो क्लब और सिक्योरिटी गार्ड्स वाली बात कहां तक पहुंची? मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। मुझे ऐसे लड़के चाहिए जो लोहे से टकराने का दम रखते हों। वीरेंद्र ने दूसरी तरफ से आत्मविश्वास से भरी आवाज में जवाब दिया, राघव बाबा, आप फिक्र मत कीजिए। हमारे निर्माण का कार्यक्रम बहुत ही तेजी से चल रहा है। मैंने शहर के सबसे बेहतरीन जूडो फाइटर्स और पूर्व सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार कर ली है। बहुत ही जल्दी हमारा ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा और आपके सामने एक ऐसी ह्यूमन शील्ड, मानव ढाल खड़ी होगी जिसे भेदना शेट्टी के रोबोट्स के लिए भी नामुमकिन होगा। इंसानी ताकत और तकनीक का तालमेल। राघव ने जोर देते हुए कहा, वीरेंद्र, दुश्मन साधारण नहीं है। उनके पास ऐसी मशीनें हैं जो थकती नहीं है और जिनकी बैटरी कभी खत्म नहीं होती। इसलिए मुझे सिर्फ लड़ने वाले नहीं, बल्कि ऐसे रक्षक चाहिए जो विनय और तरुण की बनाई ईएमपी गन्स को मैदान में चला सके। वीरेंद्र ने गंभीरता से कहा, मैं समझ गया बाबा। मेरे लड़के जूडो कराटे में तो माहिर हैं ही, अब वे उन इलेक्ट्रॉनिक हथियारों की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। बस कुछ ही समय की बात है, हम एक ऐसी फौज खड़ी कर देंगे जो शेट्टी के हर प्रहार का मुंहतोड़ जवाब देगी। विरासत की रक्षा का संकल्प। राघव ने फोन रखा और वेयरहाउस की ओर देखा, जहां एक तरफ विनय और तरुण मशीनों के बीच उलझे थे और दूसरी तरफ वीरेंद्र के गार्ड्स की पहली खेप पहुंचनी शुरू हो गई थी। अनवर चाचा की तरफ से फंड्स का रास्ता साफ हो चुका था और वीरेंद्र की तरफ से ताकत का। तभी राघव के मन में एक विचार आया। उसने ब्लैक बॉक्स की ओर देखते हुए धीरे से कहा, विजय,
तुमने पैसों के लिए गद्दारी की और मैंने उसी पैसे को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अब जब मेरी ये फौज तुम्हारे सामने खड़ी होगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि एक बेटे की विरासत क्या होती है। शेट्टी और विजय का डर। उधर शेट्टी के गुप्त ठिकाने पर विजय को खबर मिली कि राघव ने अनवर के जरिए अपनी पूरी संपत्ति अपने नाम करवा ली है और वीरेंद्र के साथ मिलकर एक बड़ी सेना बना रहा है। विजय ने घबराते हुए शेट्टी से कहा, शेट्टी, राघव को हल्का मत लो। वो अब अकेला नहीं है। वो पुराने खिलाड़ियों को साथ लेकर आ रहा है। शेट्टी ने अपनी सिगार का धुआं हवा में उछाला और ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, डर मत विजय, मेरे रोबोट्स को दर्द नहीं होता। राघव चाहे जितने गार्ड्स इकट्ठे कर ले, लोहे और मांस की लड़ाई में हमेशा लोहा ही जीतता है। कहानी का अगला मोड़। राघव की सेना और तकनीक अब पूरी तरह तैयार होने वाली है। क्या आप चाहेंगे कि राघव के चेहरे पर एक कठोर संकल्प था। उसे समझ आ गया था कि बाहर के दुश्मनों से लड़ने से पहले घर के भेदियों को खत्म करना जरूरी है। उसने यश की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अध्याय, कंपनी की सफाई और गद्दारों का अंत। राघव ने यश को पास बुलाया और कहा, चलो यश, अब कंपनी चलने का वक्त आ गया है। हमें उन सभी गद्दारों को ढूंढकर बाहर निकालना होगा जो अभी भी विजय के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमारी योजना की एक भी खबर बाहर गई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यश ने सिर हिलाया और अपनी गन चेक करते हुए बोला, सही कहा भाई, घर का भेदी लंका ढाए। विजय ने बरसों से अपने वफादार लोगों को कंपनी के ऊंचे पदों पर बिठा रखा है। वे सांप की तरह छिपे हुए हैं। कंपनी में हड़कंप। जब राघव और यश लाव लश्कर के साथ ऑफिस पहुंचे तो पूरे दफ्तर में सन्नाटा पसर गया। कर्मचारियों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। राघव सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में गया और सभी विभाग प्रमुखों, डिपार्टमेंट हेड्स को तुरंत वहां बुलाने का आदेश दिया। राघव ने मेज पर हाथ पटकते हुए गरज कर कहा, आज से इस कंपनी का मालिक मैं हूं। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग अभी भी विजय और शेट्टी को अंदर की खबरें दे रहे हैं। मेरे पास आप सबकी कॉल डिटेल्स और बैंक ट्रांजैक्शंस की लिस्ट है। जो खुद सामने आ जाएगा उसे मैं सिर्फ नौकरी से निकालूंगा, लेकिन जिसे मैंने पकड़ा उसे पुलिस नहीं, सीधे यमराज के पास भेजूंगा। गद्दारों की पहचान। राघव की ये बात सुनते ही दो अधिकारियों के माथे पर पसीना आ गया। विनय और तरुण ने पहले ही कंपनी के सर्वर को हैक करके उन लोगों की पहचान कर ली थी जो पिछले कुछ दिनों से विजय के संपर्क में थे। तभी यश ने आगे बढ़कर सेल्स हेड और आईटी मैनेजर की गर्दन दबोच ली। ये रहे वो चूहे भाई। ये पिछले 2 घंटों से लगातार शेट्टी के किसी आदमी को मैसेज भेज रहे थे। राघव उनके पास गया और ठंडी आवाज में बोला, विजय ने तुम्हें कितना दिया था? मेरी वफादारी खरीदने की कीमत क्या लगाई थी उसने? वे गिड़गिड़ाने लगे, साहब, हमें माफ कर दीजिए। शेट्टी ने हमारे परिवार को मारने की धमकी दी थी। राघव का सख्त फैसला। राघव ने बिना किसी दया के कहा, धमकी सबको मिलती है, पर वफादारी चुनी जाती है। यश, इन्हें पुलिस के हवाले मत करना। इन्हें वीरेंद्र के पास ले जाओ। उसे पता है कि गद्दारों का इलाज कैसे किया जाता है। उसने कंपनी के बाकी कर्मचारियों की ओर देखा और घोषणा की, आज से इस कंपनी में गद्दारी की सजा सिर्फ मौत होगी। अब हम यहाँ रोबोट्स नहीं, बल्कि उन रोबोट्स को खत्म करने वाले हथियार बनाएंगे। विजय का अगला कदम। कंपनी की इस सफाई की खबर जैसे ही विजय को मिली, वो बौखला गया। उसने शेट्टी से कहा, राघव ने हमारे सारे जासूस खत्म कर दिए हैं। अब हमें अंदर की कोई खबर नहीं मिल रही। वो बहुत खतरनाक होता जा रहा है। शेट्टी ने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, अब छिपकर हमला करने का वक्त खत्म हुआ। अब हम अपनी पूरी रोबोटिक सेना के साथ राघव के वेयरहाउस पर हमला करेंगे। देखते हैं उसके वीरेंद्र और उसके गार्ड्स मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। अगला रोमांचक मोड़। राघव ने अपनी कंपनी को गद्दारों से मुक्त कर लिया है, लेकिन अब शेट्टी खुलेआम युद्ध का ऐलान कर चुका है। राघव की पैनी नजर अब शेट्टी के हर कदम पर थी। विनय और तरुण ने अपनी हैकिंग स्किल्स के जरिए शेट्टी के प्राइवेट नेटवर्क में सेंध लगा दी थी। तभी उन्हें एक ऐसी जानकारी मिली जिसने बाजी पलट दी। अध्याय, अदृश्य वार और लुटता खजाना। विनय तेजी से राघव के पास आया और बोला, भाई, बड़ी खबर है। शेट्टी के पास रोबोट्स की एक नई और बड़ी खेप स्टॉक पहुंचने वाली है। ये वो अनलिमिटेड बैटरी वाले उन्नत मॉडल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके वो शहर पर कब्जा करने वाला था। आज रात 2 बजे बंदरगाह के गोदाम नंबर 12 पर यह स्टॉक उतरने वाला है। राघव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने अपनी गन लोड की और कहा, शेट्टी को लगता है कि वो युद्ध शुरू करेगा? हम युद्ध होने ही नहीं देंगे।
अगर हथियार ही नहीं रहेंगे तो वो लड़ेगा किससे? ऑपरेशन घोस्ट रेड। राघव ने तुरंत वीरेंद्र और यश को तैयार किया। उसने फैसला किया कि वो शेट्टी के रोबोट्स को नष्ट नहीं करेगा, बल्कि उन्हें गायब कर देगा। आधी रात को जब बंदरगाह पर सन्नाटा था और शेट्टी के गार्ड्स बेफिक्र होकर पहरा दे रहे थे, तभी राघव की टीम ने धावा बोल दिया। लेकिन ये हमला गोलियों से नहीं, बल्कि तकनीक से था। तरुण ने एक रिमोट डिवाइस का इस्तेमाल करके बंदरगाह के सभी सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा अलार्म जाम कर दिए। वीरेंद्र के ट्रेन गार्ड्स ने बिना आवाज किए शेट्टी के आदमियों को बेहोश कर दिया। राघव खुद उस बड़े कंटेनर के सामने खड़ा था जिसमें वो घातक रोबोट्स बंद थे। स्टॉक का गायब होना। राघव ने कंटेनर का ताला तोड़ा। अंदर कतारों में सजे वो चमचमाते हुए रोबोट्स थे। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, शेट्टी, तुमने इन्हें मंगाया था तबाही के लिए, अब ये मेरी संपत्ति का हिस्सा बनेंगे। राघव ने पहले से ही 2 बड़े कार्गो ट्रक तैयार रखे थे। मात्र 30 मिनट के अंदर वीरेंद्र की टीम ने सारा स्टॉक उन ट्रकों में लाद दिया और वहां से रफू चक्कर हो गए। जब सुबह शेट्टी के आदमी वहां पहुंचे तो गोदाम खाली था। न रोबोट्स थे, न राघव का कोई सुराग। टला हुआ युद्ध और शेट्टी का पागलपन। शेट्टी को जब ये खबर मिली तो वो गुस्से से पागल हो उठा। उसने अपने केबिन की मेज पलट दी। कैसे? राघव को कैसे पता चला? और वो रोबोट्स कहां गए? विजय थर थर कांप रहा था। उसने कहा, मैंने कहा था शेट्टी, राघव अब वो पुराना लड़का नहीं रहा। उसने हमें वहीं चोट दी है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। बिना उन रोबोट्स के हम राघव की नई सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। शेट्टी चिल्लाया, युद्ध अभी टला है विजय, खत्म नहीं हुआ। राघव ने मेरे मोहरे चुराए हैं, अब मैं उसका पूरा खेल ही खत्म कर दूंगा। राघव की नई ताकत। उधर राघव के गुप्त वेयरहाउस में वो सारे रोबोट्स अब राघव के कब्जे में थे। तरुण और विनय अब उन रोबोट्स की प्रोग्रामिंग बदलने में जुट गए थे ताकि उन्हें शेट्टी के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा सके। राघव ने चैन की सांस ली। उसने अनवर चाचा को फोन किया और कहा, चाचा, आज रात का युद्ध टल गया है। हमने दुश्मन के हाथ से उसकी तलवार ही छीन ली है। अब अगली बारी विजय की है। कहानी का अगला मोड़। शेट्टी अब बौखलाया हुआ है और कोई बहुत बड़ा और गंदा कदम उठाने की योजना बना रहा है। उधर राघव के पास अब अपनी सेना के साथ साथ शेट्टी के रोबोट्स भी हैं।